Remember you won't tell nobody, no. I'm like my reflection on the internet. I might tell you, girl, you probably कहानी एक राजा की अज्ञात कारणों से मृत्यु से शुरू होती है। जागने पर वह खुद को एक नई दुनिया में बच्चे के रूप में पाता है। उसकी माँ एलिस दयालु और पिता रेनॉल्ड्स करिश्माई हैं। उसकी बचकानी हरकतों के बावजूद उसका नाम आर्थर रखा गया। प्यार से आर्ट कहते हैं। प्यार भरे परिवार में भी नया जीवन कठिन लगता है। आर्ट समझता है कि यह नई दुनिया बहुत पहले के समय में है। आर्ट को अपने पिछले जीवन की यादें हैं, इसलिए उसकी छोटी उम्र के बावजूद उसके पास वयस्क की मानसिक क्षमताएं हैं। उसे जल्दी समझ आता है कि नई दुनिया के बारे में सीखना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है। बचपन में उसके पिता ने उसे इधर-उधर पटक दिया, जिससे वह घायल हो गया। उसकी माँ जादू से उसे तुरंत ठीक कर देती है, जिससे आर्ट को एहसास होता है कि इस दुनिया में बहुत कुछ है। पिछले जीवन में आर्ट एक महान राजा था, सेनाओं का नेतृत्व करता था, लेकिन अब उसका सबसे गौरवपूर्ण क्षण तब आता है जब वह नई क्षमता से रेंगना सीखता है। हर रात वह कमरे से बाहर निकलता है। माँ के बिस्तर पर लिटाने के बाद वह इस दुनिया के बारे में जानने के लिए पुस्तकालय में रेंगता है। उसे पता चलता है कि उसके जन्मस्थल महाद्वीप में 3 राज्य हैं। पहला एलेनोयर, गहरे जंगलों में कल्पित बौनों का राज्य। दूसरा डार्व, भूमिगत बौनों का राज्य। तीसरा सफीन, मानवों का सबसे आबादी वाला राज्य। आर्ट को पता चलता है कि यहाँ राजतंत्र है, लेकिन राजत्व विरासत में मिलता है, अर्जित नहीं होता। यह संसार उसके पिछले संसार से अविकसित है, कारण जादू है। वह की से परिचित है, जो पुरानी दुनिया में शरीर और हथियारों को मजबूत करता था। इस नई दुनिया में मन है, की के विपरीत जो शरीर में होती थी। मन हर जगह है। मन दुर्लभ है, 100 में से 1 के पास होता है। इसका उपयोग वृद्धि और जादू में होता है। वृद्धि से शरीर को ताकत, रक्षा और चपलता मिलती है, पर यह सीमित है। उपयोगकर्ता दूसरी ओर जादू बाहरी दुनिया में मैना छोड़ने के लिए है, लेकिन इसके लिए जादूगर को अपने कोर से मैना जुटाना होता है। एलिस डेविएंट वर्ग से है। वे जादूगर हैं जो पुनर्स्थापनात्मक मैना का उपयोग कर सकते हैं। पुस्तकालय की पुस्तकों के अनुसार बच्चा किशोरावस्था में अपने मैना कोर को प्रकट करता है। आर्ट को यह एक प्रमुख केंद्र के लिए परिचित लगता है। अपने पिछले जीवन में बच्चों को ध्यान और शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा कर मुख्य केंद्र बनाना सिखाया जाता था। आर्ट को एहसास होता है कि वह अपने मोनोक्रोम के लिए ऐसा कर सकता है, लेकिन शुरू करने से पहले उसकी माँ उसे ढूंढ लेती है। इस नई दुनिया में उसे 1 साल से ज्यादा हो चुका है। उसने चलना शुरू कर दिया है और वह अपने माता पिता, खासकर अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, जिसने अपने जीवन को किताब में लिखना शुरू किया है। जर्नल ने उसे तलवारबाजी सिखाना शुरू किया, पर एलिस ने जल्द ही रोक दिया। उसने देखा कि आर्ट मर्चेंट्स गिल्ड की ओर आकर्षित है, इसलिए उसकी माँ उसे रोज वहां ले जाती है ताकि वह एडवेंचरर्स को देख सके। रे को यकीन है कि उसका बेटा भी एडवेंचरर बनना चाहेगा। वह चिंता करती है और उम्मीद करती है कि उसका बेटा अन्य किशोरों से बेहतर होगा जो प्रसिद्ध एडवेंचरर बनना चाहते हैं। उसने देखा है कि उसका बेटा हर रात चुपके से लाइब्रेरी जाता है। वह इस दुनिया के बारे में और जानने के लिए अपनी यात्रा जारी रखता है। वह अपने पिता को जादू करते देखता है। 3 मिनट के मंत्र के बाद चट्टानें तैरने लगती हैं। आर्ट की जिज्ञासा बढ़ती है। वह सोचता है कि यह कौन सा मंत्र है। उसे निराशा होती है कि उसके पिता चट्टानों को थोड़ी दूर फेंक पाते हैं, लेकिन यह स्वाभाविक है क्योंकि रे एक संवर्धक है। वे आकर्षक चालों की बजाय शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए जादू का उपयोग करते हैं। पिता को अभ्यास करते देख वह पुस्तकालय लौटने की कोशिश करता है। वयस्क दिमाग के बावजूद वह बच्चा है, क्योंकि कुर्सी और फर्श की छोटी दूरी भी उसे डराती है। वह नीचे उतरने की कोशिश करता है। एलिस नींद में उसे बेडरूम ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्ट लाइब्रेरी जाने पर अड़ा है। एलिस के मना करने पर भी
वह मासूम चेहरे से माँ को मनाता है। उसके चेहरे की मासूमियत के आगे एलिस हार मान लेती है और लाइब्रेरी ले जाने को तैयार हो जाती है। शर्मिंदगी के बावजूद आर्ट जानता है कि योद्धा को हर हथियार का उपयोग करना चाहिए। जैसे ही वह पढ़ाई जारी रखता है, एलिस बाहर तेज आवाज सुनती है। वह समझ जाती है कि यह रे की हरकत है। जैसे ही वह बाहर जांचने जाती है, आर्ट फिर मोनोक्रोम बनाने पर ध्यान देता है। वह 2 सालों से गुप्त रूप से ऐसा कर रहा है, शरीर के हजारों टुकड़ों को कोर में बदल रहा है। अब उसे समझ आ गया है कि कोर बनाने में किशोरावस्था तक क्यों लगेगा। बाहर एलिस ध्वनि का स्रोत ढूंढ लेती है। लगता है रे ने अभ्यास में एक और पेड़ गिरा दिया है। जैसे ही आर्ट शरीर में अंतिम टुकड़ा ले जाता है, दोनों माता पिता घर के अंदर बड़ा विस्फोट देखते हैं। रे तुरंत एलिस को पकड़कर विस्फोट से बचाता है। अपने बेटे की चिंता में रे जल्दी से आर्ट को खोजने बर्बाद घर में भागता है। जो कुछ देखता है उसे देखकर वह स्तब्ध रह जाता है। घायल होने के बजाय आर्ट ठीक है। ध्यान में हवा में तैरते हुए उसके माता पिता समझते हैं कि इसका मतलब है कि आर्ट ने मैंटिकोर प्रकट कर दिया है। आर्ट खुश है क्योंकि उसकी 2 साल की मेहनत सफल हुई है, लेकिन उसे ध्यान के दौरान हुए नुकसान का एहसास नहीं था। मैनाकोर बनाने के बाद 1 और साल गुजरता है जब उसकी माँ उसे पढ़ना सिखाती है। आर्ट ने अपने पिता से मन हेरफेर और वृद्धि की बातें सीखीं। शरीर लड़ने के लिए छोटा था, इसलिए उसने रे के साथ बुनियादी शक्ति प्रशिक्षण किया। कुछ समय बाद उसके पिता ने लकड़ी की तलवारों से अभ्यास करने का सोचा। रे के निर्देश 4 साल के बच्चे के लिए अमूर्त हो सकते हैं, पर आर्ट उन्हें आसानी से समझता और करता है। वह सिर्फ 4 साल का है, लेकिन रे की अपेक्षा से अधिक ताकतवर है। आर्ट रोज ध्यान से अपनी ताकत बढ़ाता है। इस दुनिया में ताकत मन कोर के रंग से तय होती है। कोर वाला व्यक्ति काले रंग से शुरू करता है। समय के साथ कोर शुद्ध होता है और ताकत बढ़ती है। मोनोकोर के 7 रंग हैं: काला, लाल, नारंगी, पीला, चांदी और सबसे शुद्ध सफेद। प्रत्येक चरण में 3 शेड होते हैं, गहरे से हल्के होते जाते हैं। शेड जितना हल्का होता है, कोर उतना शुद्ध होता है। आर्ट का ध्यान भटकता है जब एलिस उसे डिनर के लिए बुलाती है। डिनर टेबल पर रे सुझाव देता है। आर्ट की प्रगति देखकर वह मानता है कि अब समय है आर्ट को एक सही गुरु मिले। चर्चा गर्म होती है और अंततः वे सहमत होते हैं कि आर्ट खुद तय करे कि वह क्या करना चाहता है। वह उनसे कहता है कि शायद वे सभी इस शहर में आ जाएंगे ताकि उसे अकेले न रहना पड़े। उसके माता पिता हंसे क्योंकि यह आसान समाधान था। सहमति के बाद परिवार ने तय किया कि वे आर्ट के लिए गुरु खोजने जिरिस जाएंगे। एलिस और रे अपनी 3 सप्ताह की यात्रा की तैयारी करने लगे। वे ट्विन हॉर्न्स नामक साहसिक पार्टी से पुराने दोस्तों की मदद लेते हैं। माँ के शुभ रात्रि चुंबन के बाद वह सोने की तैयारी करता है क्योंकि यात्रा सुबह होगी। ट्विन हॉर्न्स उनके शहर में हैं, वही जिन्होंने आर्ट के नष्ट घर की मरम्मत की थी। पार्टी में 2 जादूगर और 3 ऑगमेंटर्स हैं। आर्ट इस छोटे शहर से बाहर निकलकर असली दुनिया देखने को उत्सुक है। सुबह में परिवार रोमांचक पार्टी से मिलता है। वे सभी आर्ट से परिचित होते हैं और उसे इधर-उधर उठाकर फेंकते हैं। पहले हैं एडम क्रिंच, जो भाला चलाने में माहिर हैं। फिर आती हैं एंजेला रोज, एक खूबसूरत महिला जादूगर जो हवा के जादू का उपयोग करती हैं। उसके पीछे डर्डन वॉकर हैं, समूह के सौम्य विशालकाय जो पृथ्वी के जादू में माहिर हैं। वह आर्ट को धीरे से नीचे रखते हैं। अगली लड़की रहस्यमयी और पीली दिखती है। कोई भी मान सकता है वह हत्यारी है। वह जैस्मीन फ्लेम्सवर्थ है, संवर्धक दोहरे खंजर की उपयोगकर्ता। वह चुप रहती है। अंत में हेलेन शार्ड है, योगिनी जादुई तीरंदाज। वह समूह में सबसे अच्छी है। अब वे परिचित हो गए हैं। जाने की तैयारी में गाड़ियां भर रहे हैं। वे विशाल छिपकलियों द्वारा खींची गई गाड़ियों पर यात्रा करते हैं। जिरिस की उनकी यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा में वे राक्षसों का सामना करते हैं जिनसे उनका दल आसानी से निपटता है। लंबी यात्रा आर्ट को थका रही है। रात के कैंप फायर में हेलेन उसे खुश करने के लिए बातें करती है। वह पूछती है कि क्या उसे सिर्फ 1 साल पहले ही जागृति हुई थी। एडम, जो ऊब चुका है, रे की बातें सुन रहा था।
रे अपने बेटे की तारीफ कर रहा था तो एडम ने खुद देखने का सोचा कि आर्ट कितना मजबूत है। रे की अनुमति के बाद एडम आर्ट को पकड़कर स्पैरिंग सेशन के लिए ले जाता है। सब देख रहे थे। आर्ट को लगा कि उसे लड़ना होगा। जादू से खुद को बेहतर बनाकर आर्ट अपने लकड़ी के ब्लेड के साथ एडम की ओर बढ़ता है। यह अनुभवी साहसी पर असर नहीं करता जो भाले से आर्ट की तलवार रोकता है। आर्ट हार नहीं मानता और फिर हमला करता है। एडम चकमा देकर मुकाबला करता है लेकिन आर्ट तेजी से बच निकलता है। वह एडम से निपटने की कोशिश करता है लेकिन छोटे शरीर के कारण असर नहीं होता। एडम उसे लात मारकर काउंटर करता है पर मार नहीं पाता। एडम ने गंभीरता से लड़ने का निर्णय लिया और आर्ट पर हमला करने के लिए जादू का उपयोग किया। इससे पहले कि वह हमला कर पाता डर्डन ने उसे रोककर सिर पर थप्पड़ मारा। एडम आर्ट से इतना प्रभावित है कि उसे यकीन है कि उसे युद्ध का प्रशिक्षण मिला है। रे भी उसके ऐसे मूव्स देखकर हैरान है जो उसने सिखाए नहीं। आर्ट इसे टालते हुए कहता है कि उसने किताबों से सीखा है। यहाँ तक कि शांत जैस्मीन भी उसकी तकनीकें सीखना चाहती है। आर्ट अब पार्टी का मेंटर है न कि आर्ट समूह को एक सीरीज की यात्रा शुरू किए कई दिन हो चुके हैं। वे नहाने और आराम के लिए एक झील पर रुके। यात्रा के साथ एडम, हेलेन और रे के साथ एडवेंचर अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं और प्रगति करते हैं। जैस्मीन ने आर्ट से कुछ तकनीकें सीखी। थोड़े ब्रेक के बाद समूह फिर से यात्रा जारी रखता है। आर्ट देखता है कि उसकी मां बीमार लग रही है पर एलिस उसे आश्वस्त करती है कि वह ठीक है। आर्ट को लगता है जैस्मीन उसका पीछा कर रही है। नई तकनीकें सिखाने के बाद वह उनका प्रशिक्षण जारी रखना चाहती है। उनकी यात्रा अचानक रुक जाती है जब डाकू हमला करते हैं। डाकुओं ने गाड़ी पर तीर चलाए। एलिस आर्ट से उसे बचाने की कोशिश करती है। शुक्र है एंजेला अपने पवन जादू से सभी को बचा लेती है। वह हेलेन को नहीं बचा पाती क्योंकि उसके पैर में तीर लग जाता है। हेलेन घबराती नहीं, तीर तोड़ देती है और वापस तैयार हो जाती है। डाकुओं ने घात लगाई थी और समूह घिरा हुआ है। उनके नेता महिलाओं और बच्चों को छोड़कर बाकी को मारने का आदेश देते हैं क्योंकि उन्हें बेचने की योजना है। आर्ट भी लड़ाई को तैयार हो जाता है। चाकू निकालने से पहले एलिस उसके गुस्से को देखती है और उसे गले लगा लेती है। वह कहती है सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ, और उसे शांत करती है। डाकू हमला जारी रखते हैं। ट्विन हॉर्न्स और रे गाड़ियों की रक्षा करते हैं। एंजेला फिर पवन जादू से एलिस और आर्ट को तीरों से बचाती है। रे ने कई डाकुओं को मार गिराया। हेलेन ने अपनी तीरंदाजी से मदद की। जैस्मीन और एडम ने शक्तिशाली हमलों से डाकुओं को हराया। जैस्मीन एक लुटेरे को लंबे वाइप का उपयोग करते देखती है। आर्ट देखता है और उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता है। अचानक रे गाड़ी में उड़ता है। गाड़ी नष्ट हो जाती है। लगता है वह डाकू का नेता है, बहुत शक्तिशाली है। आर्ट जल्दी से माँ से रे को ठीक करने को कहता है। आर्ट को लगता है कुछ गड़बड़ है। जब वह कहती है वह नहीं कर सकती, वह सोचता है क्यों नहीं कर रही। फिर भी वह कुछ जादू से छोटा उपचार मंत्र करती है। रे आर्ट से कहता है मंत्र ठीक करे तो एलिस के साथ भाग जाए। वह भागने से मना करता है और रे से कहता है कि वह उनसे लड़ सकता है, लेकिन वह उसके सिर पर थपथपाकर कहता है कि अपनी माँ और बच्चे की रक्षा करे, बताते हुए कि एलिस गर्भवती है। दंपति आर्ट को चौंकाना चाहते थे। एक सिरिस पहुंचते ही वह एलिस के साथ भागने को सहमत हो गया। रे आर्ट को तैयार होने को कहता है और बताता है कि डाकुओं के पक्ष में 4 जादूगर हैं। एलिस की उपचार क्षमता देख नेता आदेश देता है कि उसे न भागने दें। उपचार पूरा होते ही आर्ट एलिस का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करता है। डाकू उन्हें रोकने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एडम उन्हें भागने को कहता है। एक डाकू तीर चलाने की कोशिश करता है। आर्ट खतरा भांपकर उसे रोकने मुड़ता है। वह लकड़ी की तलवार से तीर को रोकने की कोशिश करता है। तलवार टूट जाती है पर तीर की दिशा बदल देती है जिससे कोई घायल नहीं होता। डाकू आर्ट से चकित होता है। इस मौके पर हेलेन डाकू को तीर से मार गिराती है। भागते समय आर्ट को लगता है कुछ गलत है। रे ने कहा था 4 जादूगर हैं,
पर वह सिर्फ 3 गिनता है। नेता अचानक आदेश देता है कि दोनों को मार डालो ताकि वे भाग न सकें। यह चौथा जादूगर है। वह पानी के जादू से बड़ा घूमता बुलबुला बनाकर जोड़े पर फेंकता है। 8 जानता है कि यदि वह चकमा दे भी दे तो उसकी मां को चोट लग सकती है। उसे बचाने का एक ही तरीका देखकर वह उसे हटाता है। वह पानी के जादू से मारा जाता है और चट्टान से गिर जाता है। जादूगर को साथ ले जाने के लिए वह तार से जुड़ा चाकू फेंकता है। जादूगर चट्टान पकड़ने की कोशिश करता है पर वह टूट जाती है और वे गिर जाते हैं। डर्डन उन्हें बचाने को पृथ्वी जादू आजमाता है।